बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से कंटिन्यूएशन में, आपको याद होगा हमने हाइपरटेंशन के हवाले से डिस्कशन किया था और उसमें हमने काफ़ी सी चीज़ें देखी थी कि हाइपरटेंशन की टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें देखी थी। यूजुअली जब हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन है तो जो मेजर रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो, उसमें जो सबसे जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है, मैं आपके साथ अभी लिखती हूँ, एक मिनट। मोस्ट कॉमन रीज़न जो हम हाइपरटेंशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हटके सबसे पहले जो एक चीज़ है जो हाइपरटेंशन बढ़ाती है वो है फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, अब किसी भी किस्म का जो फ्लूइड है, से फॉर एग्जांपल हम हाइपरटेंशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है हाइपरटेंशन ना। तो मतलब हाइपरटेंशन से मुराद है कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसके अलावा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जैसे हमने बताया कि वो रेजिस्टेंस दो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ काम कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा आपको कलरफुल कर देती हूँ ताकि आप ज़रा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर में ये ब्लड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो ब्लड की जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये ब्लड क्या कर रहा है, एक अदद प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अपने ब्लड वेसल के ऊपर चारों तरफ से। ठीक है जी। अब ये इस प्रेशर के नतीजे में ऑब्वियस सी बात है कि वेसल जो है वो फैलेगी। अब उस जो ये जो फैलने वाला जो प्रेशर, इसको ओवरकम करने के लिए जो आपकी जो ब्लड वेसल है वो क्या करती है, वो अगेन एक प्रेशर एग्जर्ट करती है इंटरनल साइड पे वॉल जो है। ठीक है जी। Now that pressure which is exerted by the wall of the blood vessel against the pressure which is exerted by the blood on the wall of the blood pressure vessel is known as the resistance. टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होती है एओर्टा की अलग, मस्कुलर आर्टरीज की अलग, स्मॉल वेसल्स जो हैं, स्मॉल साइज आर्टरीज हैं उनकी अलग। ठीक है, तो अब अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, नंबर वन रेजिस्टेंस ऑफ एओर्टा, रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम साइज वेसल्स, बल्कि सॉरी लार्ज वेसल्स, large arteries, medium arteries, small arteries, arterioles, ठीक है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, अगेन वो दोबारा से पूरी स्मॉल वेन्स, मीडियम वेन्स, लार्ज वेन्स एंड अल्टीमेटली वेना केवा। अब मतलब क्या हुआ, कहानी घूम घाम के क्या आई कि आपकी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है इन सब की, एओर्टा की रेजिस्टेंस अलग होगी क्योंकि एओर्टा में जो ब्लड प्रेशर होगा वो अलग होगा, लार्ज वेन्स लार्ज आर्टरीज की अलग होगी क्योंकि अगेन वहाँ का प्रेशर, सारा प्रेशर मिला के जो तमाम जो वेसल्स हैं हार्ट से निकल के दोबारा ब्लड हार्ट तक आने पे जितनी रेजिस्टेंस वेसल्स की अलग अलग काउंट होती है, उन सबका अगर आप सम टोटल करते हैं तो वो आपकी टीपीआर कहलाती है, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है कि ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जिस पर डिपेंड करी है वो है फ्लूइड वॉल्यूम। जितना ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, उसके नतीजे में प्रेशर जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा फिर ये होगा कि जी उसकी वजह से उसके नतीजे में वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो उसके नतीजे में कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं वो टोटल मिला के आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही होती हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि जी फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ये जो हमने इधर बात की है इसको थोड़ी दूसरे कलर से मार्क करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो हम बात कर रहे हैं जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, तो इस फ्लूइड ओवरलोड के नतीजे में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अच्छा खासा बढ़ता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, आपको मालूम है कि जब एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो क्या होता है कि जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड जा रहा है, से फॉर एग्जांपल जो कैपिलरीज में जो ब्लड पहुंचता है ना, तो यहाँ से कैपिलरीज से फ्लूइड मूव करता है, प्रैक्टिकली खुद मूव करता है टू द टिश्यूज।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपको मालूम है, जैसे जो आपका जो लिम्फ की हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है वो वेनस एंड पे, जब ब्लड वेसल्स होती हैं तो वेनस एंड पे ब्लड जो है वो वापस वेसल में नहीं जा पाता, थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है, और वो जो थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है फ्लूइड, वो आपका क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। नाउ basically that fluid is again collected and poured back into the circulation. मसला क्या आता है? उस वक्त आता है मसला जब आपका फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है, आपका जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो आपकी जो नॉर्मल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा होता है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, लिम्फ का जो फ्लो है टूवर्ड्स द ब्लड वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो क्या है, जब स्लो फ्लो होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, बैक प्रेशर से फ्लूइड जो है वो वापस टिश्यू में जाना शुरू हो जाएगा। लिम्फ से भी लिम्फ जो है वो कम कलेक्ट होगा, प्रेशर जो है वो वेसल्स की तरफ से जो आ रहा है उसके नतीजे में लिम्फ कम कम कलेक्ट होगा। दूसरा क्या है कि बार बार हर दफा जो आपके जो टिश्यू में ब्लड आ रहा है उसमें ज्यादा फ्लूइड रुक रहा है बॉडी में और वापस कम जा रहा है सर्कुलेशन में। अगेन ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है बॉडी का टू कॉम्पनसेट द फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि सर्कुलेशन में अगर ज्यादा फ्लूइड होगा तो वेसल्स रप्चर होने के चांसेस हैं, तो वो जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड होता है वो बॉडी में इधर उधर सेटल होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है, एंड दैट स्टोर्ड फ्लूइड लीड्स टू swelling. Now this swelling is known as edema, and edema of whole body. किसी एक तरफ का होगा तो हम उसको स्पेसिफिक नाम दे सकें कि जी जॉइंट्स का एडेमा हो गया है, या बॉडी कैविटीज में एडेमा हो गया है, या सब ऑर्बिटल एडेमा है, या फेशियल एडेमा है, या लोअर लिम्ब एडिमा है, वो कुछ भी हम कह सकते हैं, या फुट एडिमा है, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन अगर जनरलाइज एडिमा हो जाए, होल बॉडी में एडिमा हो जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं? यूजुअली एनासार्का कहलाता है ये। ठीक है, अब ये जो एनासार्का है यानी ये जनरलाइज एडिमा है। सॉरी, जनरलाइज एडिमा है, and this edema requires prompt treatment because इसको आप ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते over the period of time। अगर अच्छा खासा फ्लूइड बॉडी में आ गया है तो जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है वेट गेन, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन के साथ जो दूसरी चीज़ पेशेंट वो मतलब एक्सपीरियंस करता है वो है ब्लड प्रेशर, राइज इन द ब्लड प्रेशर। तो अब ये जो राइज इन द ब्लड प्रेशर है ये अच्छा खासा एक ट्रबलसम कहानी बन जाती है। जैसे जैसे फ्लूइड ओवरलोड होता चला जाता है वैसे वैसे जो है वो जो उसका जो वो है अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये जो चीज़ है उसको ओवरकम करने के लिए जो जैसे अगर किसी भी आप कार्डियक स्पेशलिस्ट से पूछें, अगर एक पेशेंट है उसको रिगार्डलेस ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको, अब इतना फ्लूइड ओवरलोड है तो उसको थोड़ा सा किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आप अच्छा एनएसआरका की अगर हम कंडीशंस देखें कि बेसिकली व्हाट आर द रीजंस ऑफ एनएसआरका, तो एनएसआरका में एक तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट फोरमोस्ट जो कॉज लिखा हुआ है वो है कार्डियक फेलियर। कार्डिक फेलियर में एडिमा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली जब हम कार्डिक फेलियर अभी डिस्कस करेंगे आगे हमारे टॉपिक में मौजूद है तो ये आपको मैं तफसील से समझा सकूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एनएसआरका बेसिकली इज द फोरमोस्ट रीजन या फोरमोस्ट कॉज ऑफ एनएसआरका इज कार्डिक फेलियर। इसके बाद फिर आपके पास आता है जो दूसरी जो चीज उन्होंने बोली किडनी फेलियर। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके पास आता है लिवर फेलियर। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप इसको बहुत गौर से सुनना, कार्डिक फेलियर की जब हम बात करते हैं तो कार्डिक फेलियर में आपको जनरलाइज एडेमा मिलता है और खुसूसियत से लंग्स के अंदर एडेमा मिलता है जो कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कार्डिक फेलियर के जो एडेमा होता है, ये जो एनएसआरका होता है उसमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज भी आ जाती हैं, इनसफिशिएंसी भी आ जाती है। ठीक है, अब जब पानी लंग्स में ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और पेशेंट को जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो डिस्निया या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की जो एक टिपिकल एक टर्म है वो इसमें आ जाती है। किडनी फेलियर में जो एडिमा होता है वो यूजुअली पीडल एडिमा होता है, यानी पैर की तरफ एडिमा होता है।
यूजुअली डिपेंडेंट पार्ट्स के ऊपर बहुत एडिमा मिल रहा होता है आपको, कि अगर डिपेंडेंट पार्ट से मुराद क्या है, बॉडी का वो पार्ट जो एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ग्रेविटेशनल पुल के करीब है, ठीक है, उसको हम डिपेंडेंट एडिमा कहते हैं। अच्छा, उसमें हो क्या रहा होता है कि से फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हो तो आप का क्योंकि पैर का हिस्सा ये जो लोअर लिम्ब है वो चूंकि जमीन के करीब होता है, तो आपको हो जाता है कि जी पीडल एडिमा, यानी जो लोअर लिम्स हैं वो स्वेल्ड हुए हुए होंगे अगर ज्यादा देर खड़े रह रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप लेटे हुए हो, पीठ के बल लेटे हुए हो, तो आपकी बैक जो है वो पफी हो जाएगी क्योंकि पानी सारा वहां पे भरा हुआ है। पेट के बल लेट जाओगे तो पेट की तरफ जो है वो भारीपन आ जाएगा, चेहरे पे भारीपन आ जाएगा, ठीक है जी। आप सोकर अगर उठ रहे हैं जैसे, तो फेस बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप होगा, और खुसूसियत से फेस स्वेल आपको आमतौर पर जनरल एनासार्का में मिल जाता है, लेकिन फेस के साथ आईज पफी होंगी, बहुत ज्यादा फूली हुई आईज होंगी, खुल नहीं पा रही होंगी, एक स्लेट बना हुआ होगा, ठीक है। तो उस तरह की जो चीज होती है वो यूजुअली किडनी फेलियर का डायग्नोस्टिक होता है, कि आपकी आंखें बहुत ज्यादा पफी और पानी भरी हुई होंगी, और वो जो पानी की जो थैली है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी जैसे जैसे आपका दिन गुजरता जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास लिवर फेलियर। लिवर फेलियर में यूजुअली जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो हैं एडेमा ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एंड दैट एडेमा ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज एसाइटिस। लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकता, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है इसके अंदर, यानी जो आपकी जो पोर्टल वेन होती है उसमें हाइपरटेंशन हुई हुई होती है, लिवर के अंदर प्रेशर बहुत आया हुआ होता है। अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एडिमा है खाली एसाइटिस तक नहीं महदूद रहता, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है, इसी वजह से एनासार्का कहलाता है। इसके अलावा इन 3 मेजर कंडीशंस के अलावा कुछ टाइप के कैंसर्स होते हैं वो भी एनासार्का करा सकते हैं। एंड मेल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के अंदर भी आपको जो है वो मिल रहा होता है, एनासार्का मिल रहा होता है, ठीक है जी। तो ये बहुत जो कॉमन सी चीजें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एनासार्का को से मतलब अगर आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि एक पेशेंट है उसको ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए आपको हर सूरत में पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो व्हाट शुड बी डन? तो उसके लिए जो सबसे पहला जो फोरमोस्ट जो चीज है जो पेशेंट डॉक्टर के दिमाग में आती है बेसिकली, दैट इज डायूरेटिक्स। यानी आप बात कर रहे हैं कि वो ड्रग्स जो कि यूरिन का जो फ्लो है उसको बढ़ा दें और आपकी बॉडी से जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है उसकी एक्सक्रीशन होनी शुरू हो जाए, जिसके नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द किडनीज, एंड दैट विल ऑब्वियसली कॉम्पनसेट द फ्लूइड ओवरलोड ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने नोट किया होगा कि जब हमने बात की थी कि जी ऑटोमेटिकली जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है कि अगर तो आपके ब्लड का प्रेशर जो आर्टीरियोल्स में जो आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। देखें ये जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से कि ये आपका बोमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे आ रही है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको पहले भी बताया था, लेकिन स्टिल मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है आपकी ऊपर से जो आ रही है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और ये कहलाती है इफरेंट आर्टीरियल, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो अब मैं जो रिमेनिंग जो उसका पार्ट है ये देखें, ये जो पार्ट मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ना, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, और ये जो ब्लू से बना हुआ है ये किसका पार्ट है? ये है आपकी ब्लड वेसल्स का पार्ट। अब यहाँ से आपकी ट्यूब्यूल्स शुरू हो रही हैं, ठीक है जी, और ये ट्यूब्यूल्स प्रॉक्सिमल होके लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट होके और फिर यहाँ से जो है वो डिस्टल जो लूप शुरू होती है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इन 2 वेसल्स के दरमियान से निकल जाती है अपने रिस्पेक्टिव जितने भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको शायद याद होगा, आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिफरेंट लेवल्स पे आता है तो प्रेशर गिरता चला जाता है। अगर आपका नॉर्मल 120/70 का ब्लड प्रेशर है तो आर्टीरियोल्स तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ 15/7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रह जाता है, ठीक है जी। अब वो जो प्रेशर है वो एक तरह से समझ लें कि बेंचमार्क प्रेशर है, जिसके ऊपर आपका जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल तरीके से चलेगा, आपके कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास हो
होगा, जो कि आप पूरा जो किडनी का जो मैकेनिज्म है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है और उसमें जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए, वो बॉडी में रहना चाहिए, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह से आपका यूरिन अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड होकर पास होता है। और जो एक नॉर्मल जो रूटीन है, अच्छा ये चीज़ और मैं बता दूं, नॉर्मली अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में 3 लीटर पानी पी रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम, और 3 लीटर से मुराद ये कि जो एक एवरेज आपका जो पानी पीने का जो ग्लास होता है वो 4 ग्लासेस जो हैं, 4 ग्लासेस मेक्स 1 लीटर। ठीक है जी, तो अब ये जो 4 ग्लासेस हैं तो टोटल 3 लीटर के हिसाब से आपके 12 ग्लासेस बन जाएंगे। 3 लीटर पानी अगर आपने पानी लिया है, इनटेक किया है आपने फ्लूइड का, नाउ दैट इंक्लूड्स योर टी, कॉफी, शरबत, अगर शोरबे वाला सालन खा रहे हैं, वो हर चीज सूप्स ले रहे हैं, तो तमाम चीजें इंक्लूड करके 12 ग्लास पानी इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, तो अब ये जो 12 ग्लास पानी आपने लिया है, तो अगर तो आपने एग्जैक्ट काउंट करके 12 ग्लास पानी लिया है, तो आपका यूरिन एक आउटपुट नॉर्मल एवरेज बगैर किसी ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के व्हाटएवर जो भी है, आपका यूरिन आउटपुट 24 आवर्स में कितना होना चाहिए? 1.5 लीटर। It should be, it can be a little more than this, but it should not be less than this. Not be less than. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम उसके ही हवाले से बात करें कि ये जो 1.5 लीटर की हम बात करें पूरे दिन के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका यूजुअली क्या होता है कि जो यहाँ पे जो भी आपके इस जगह पे जो भी फिल्ट्रेशन हो रही है, वो फिल्ट्रेट जब आपके ट्यूब्यूल्स में जाता है, तो चूंकि ट्यूब्यूल के अंदर जो चीज है वो यूरिन कहला रही है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, व्हाटएवर यू आर रिक्वायर्ड, वो सारे के सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट वाटर की जो है बेसिक चीजें रह जाती हैं। अब ये जो जगह है, जो कि आपका ये जो पोर्शन है, जो लूप ऑफ हेनले, मैंने थोड़ा छोटा और बेशेप सा बना दिया है, लेकिन आप बुक से इसका एक्चुअल जो शेप है वो देख लेना। मतलब दिस इज बेसिकली द लूप ऑफ हेनले। नाउ दिस लूप ऑफ हेनले बेसिकली करता क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म करता है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, फिर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इस तरह से होता रहता है इस पूरे मैकेनिज्म में। यानी ये यूं निकला, फिर यूं निकला, फिर यूं बाहर आया, फिर वापस अंदर चला गया, वो इस तरह करके आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। जितनी रीअब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है फ्लूइड, और उसके बाद जब यहाँ तक पहुंचता है, यानी डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर जब हम आते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो है ये फाइनल फॉर्म ऑफ यूरिन आ चुकी होती है, आपकी यूरिन फॉर्म आ जाती है डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, बट दैट इज वेरी डाइल्यूटेड यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जगह है बेसिकली, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो ये पोर्शन है, और उसके बाद जो आगे आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं, ये वो जगह है जो कि बेसिकली काम कर रही होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ मतलब टू सी व्हाट काइंड ऑफ यूरिन शुड बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्लड बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो पास होगा, उसमें ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ना ज्यादा डाइल्यूट होगा यूरिन, और वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली इस चीज को देखने और मॉनिटर करने के लिए आपके पास दो तरह के हार्मोन्स मौजूद हैं, एक एल्डोस्टेरॉन कहलाता है और दूसरा जो है वो एडीएच कहलाता है। अच्छा, जो एडीएच है उसका काम क्या है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एडीएच जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है खाली। ये आपको याद होगा, मैं बता चुकी हूँ, मुझे लग रहा है मैंने कहीं बताया, लेकिन खैर यहाँ पे रेलिवेंट है, इस वजह से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। तो एडीएच यूजुअली वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जबकि एल्डोस्टेरॉन की अगर हम बात करते हैं, तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है बेसिकली कि ये सॉल्ट रिटेंशन कराता है। अब आपको मालूम है कि जब सॉल्ट रिटेंशन होती है, तो जिस जगह पे भी सॉल्ट होता है वहां पे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए वाटर जो है वो डिफ्यूज करता है। ठीक है जी, तो इसके साथ फिर अगेन आप उसको टोटल बोलेंगे मिला के, तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कहलाता है। एडीएच का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन करना है। अब ये जो दोनों जो चीजें हैं, ये उस वक्त आती हैं जब यहाँ पे कमांड मिलती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत गिर गया। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या है कि एफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड आ रहा है
उसका प्रेशर नोट किया जाता है। यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जो कि आपको मैंने बताया था मैक्यूला डेंसा सेल्स कहलाते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो पहले यहाँ पे आए हुए ब्लड का प्रेशर नोट करते हैं, फिर ये ग्लोमेरुलस में जाके जो भी फिल्ट्रेशन होनी है, फिल्ट्रेशन होने के बाद इफरेंट आर्टीरियल में जो ब्लड आ रहा है उसका क्या प्रेशर हो गया, अगर वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो एक्टिवेट होते हैं और उसके नतीजे में आपको मिल जाता है रेनिन जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द किडनीज। ओके वो फिर एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड, और वो एल्डोस्टेरोन आके यहाँ पर एक्ट करता है। मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रही हूँ ताकि आप देख सकें इसको। इस जगह पे एक्ट करता है, दिस इज योर कलेक्टिंग टिब्यूल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और उसके बाद फिर मेजर जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वहां पर ये काम करता है। यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, एल्डोस्टेरोन यहाँ पे आके काम करता है, यहाँ से जो है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करा देता है। ठीक है, एडीएच का जो रिलीज है वो किस तरह से होता है कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है और आपके या फिर बैरो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने चेक किया तो बैरो रिसेप्टर्स की तरफ से केमिकल रिस्पॉन्स आता है और उसके नतीजे में जो है एडीएच रिलीज होती है। ठीक है जी, ये एडीएच जो रिलीज होती है वो अगेन वाटर रिटेंशन कराती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि इन दोनों के एक्शन के नतीजे में आपका जो पानी है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब पानी रीअब्जॉर्ब होता है तो यूरिन रिजल्टेंट यूरिन कैसा पास होगा, ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा। जब वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अच्छा अब ये देखें यूरिन जो है वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो क्या हुआ, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। अब ये वाटर कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा, और ब्लड वेसल में क्या होगा, वॉल्यूम राइज होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, बीपी इंक्रीज होके मेंटेन हो जाएगा। अच्छा ये सारा काम कब हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर फॉल हुआ था। ब्लड प्रेशर राइज होता है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जिसके नतीजे में आपका एडीएच भी बंद हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन भी बंद हो जाएगा, रेनिन की रिलीज भी रुक जाएगी। ऑल टुगेदर ये तमाम चीजें जब नहीं होंगी तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो जाएगा फॉर वाटर। ठीक है, अब जब वाटर के लिए इम्परमेबिलिटी होगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका यूरिन जो पास होगा यहाँ से दैट वुड बी डाइल्यूटेड। जब डाइल्यूटेड यूरिन पास होगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। डाइल्यूट यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड था, वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई थी, ब्लड वेसल में ब्लड गया था, ब्लड वॉल्यूम राइज हुआ था, ब्लड प्रेशर गिरा था। अब इसको उल्टा कर दें, यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड पास हुआ है, ठीक है, वाटर एक्सक्रीशन, ठीक है, ये क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम फॉल, नेट रिजल्ट बीपी फॉल। ठीक है जी, अब ये चीज अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ये पूरा मैकेनिज्म उसके नतीजे में बीपी का फॉल हो रहा है। अब हम जब बात करें कि हमें बीपी की ट्रीटमेंट करनी है, हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करनी है, और हम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डायूरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहे डायूरेटिक्स जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं, जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, अगर हम ये एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि यूजुअली हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल करें। ये बेसिकली थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये चार्ट ऊपर होना चाहिए था और उसके बाद फिर हम डायूरेटिक्स की बात करते हैं। खैर नो प्रॉब्लम, हम आ जाते हैं कि जी डायूरेटिक्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए डायूरेटिक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स आमतौर पे ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब ये जो नाम है कि जी थायराइड डायूरेटिक्स हैं या लूप डायूरेटिक्स हैं या पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं, वो काम क्या कर रहे होते हैं। देखो एक चीज तो आप याद रखो कि डायूरेटिक्स का बेसिक जो काम है वो क्या है कि उन्होंने यूरिन की पैसेज करानी है। ठीक है जी, यूजुअली जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं।
अब किडनी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में अगर हम बात करते हैं तो किडनी यूजुअली क्या कर रही होती है कि जब सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रही होती है तो एक्सचेंज में पोटेशियम को सीक्रेट कर रही होती है, यानी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो काम कर रहा होता है। और वही वाली बात जो हम पहले बात कर चुके हैं कि 3 सोडियम को अंदर करके, अच्छा 3 सोडियम, वैसे आमतौर पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में क्या हो रहा होता है, 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जब आप ल्यूमन से जब रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं तो 3 सोडियम सेल के अंदर जा रहे होते हैं और सेल में जो 2 पोटेशियम होते हैं वो उसके अगेंस्ट में बाहर आ रहे होते हैं। इस तरह से पोटेशियम की सीक्रेशन होती है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो 2-3 जो काम तमाम डायूरेटिक्स कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के नतीजे में पोटेशियम की सिक्रीशन, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का डिफ्यूजन। तो जो सॉरी मैं उल्टा बोल दी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में सॉरी डायूरेटिक्स है ना, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोक रहे होते हैं। तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन चूंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से हो रही होती है तो उसके नतीजे में वही जो 3 सोडियम का अंदर जाना और 2 पोटेशियम का बाहर आना, इस मैकेनिज्म को पहले तो रोकते हैं। लेकिन उसके नतीजे में एक और जगह पे जाके कुछ जगहों पे इस तरह से भी होता है कि पोटेशियम जो है वो साथ में सिक्रीट होता है और सोडियम जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे पोटेशियम है वो चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है और वो जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पोटेशियम जो है वो बहुत ही मतलब समझ लें कि बहुत ही टाइट लेवल्स के दरमियान में मेंटेन हुआ होता है। तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। तो उस चीज़ से बचने का तरीका क्या है कि फिर आमतौर पे आप क्या कर होते हैं, ये एक बहुत ही लाइट किस्म के डायूरेटिक्स हैं जिनको इंडिविजुअली नहीं दिया जा सक रहा होता है, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक्स पोटेशियम की डिप्लीशन करा रहे होते हैं तो साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि पोटेशियम को भी वो स्पेयर कर सकें और पोटेशियम की बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो जाए। और जो पेशेंट्स होते हैं इस तरह के, उनकी जो है वो लेवल्स जो हैं, पोटेशियम लेवल्स हर थोड़े दिनों में चेक करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम लेवल्स कम हो जाएंगे तो पेशेंट जो है वो काफ़ी परेशानी में जा सकता है। अच्छा जी, अब जो से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डायूरेटिक्स की, तो किस तरह से चल रहा है कि आपके पास जो मेजर वो हैं, क्या कहना चाहिए, क्लासेस हैं डायूरेटिक्स की, उसमें पहली जो क्लास है वो है थायजाइड डायूरेटिक्स की। अच्छा, ये एक रिसर्च आर्टिकल था जिसका मैं आपको रेफरेंस भी अभी दे रही हूँ, ये वाला, ये देखें, ये यूज ऑफ डायूरेटिक्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस टाइप 2 हाइपरटेंशन, ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जर्नल में 2004 में ये पब्लिश हुआ था। और ये अच्छे खासे इसके जो एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स हैं वो मैंने सोचा कि मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूं। हैंडआउट्स तो आपके पास मौजूद हैं। अब जब इन चीज़ों को देख के आप अपने हैंडआउट्स में डायूरेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। जो पहली क्लास है, जैसे मैंने बताया कि थायजाइड डायूरेटिक्स की, तो इसमें आपके पास जो 2-3 टाइप्स हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड, बेंड्रोफ्लूजाइड एंड ट्राइक्लोरोथायजाइड। ठीक है जी। अच्छा, अब इनमें कुछ जो हैं वो किस तरह से हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करती हैं, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं ना। तो यूजुअली जो हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है डायूरेटिक्स में वो नेट्रीयूरेसिस से होता है, यानी सोडियम का एक्सक्रीशन होता है। लेकिन इन एडिशन टू दैट वेजोडाइलेशन भी करा रही होती हैं ये ड्रग्स, कुछ ड्रग्स इनमें से। और वेजोडाइलेशन के नतीजे में भी क्या होता है कि चूंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर का फॉल हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंस है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि एडवांटेज इसका ये है कि इट पोटेंशिएट्स अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिनको आप इंडिविजुअली जब दे रहे होते हैं तो वो इतना काम नहीं करती हैं जितना थायजाइड डायूरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपने जो इफेक्टिव्स के साथ साथ जो दूसरी ड्रग्स हैं उनको पोटेंशिएट करने का काम भी कर रहा है, जो कि ये एक अच्छा एक पॉइंट माना जाता है।
अगेन जैसे मैंने आपको बताया हाइपोकैलेमिया इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है तो पेशेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें जो खुसूसियत से ऐसे पेशेंट्स जो कि एरिथमिया या हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वहाँ पे इनकी जो है वो क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी होती है। और अगर फिर साथ में आपके पास एल्डरली पेशेंट्स हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अच्छा, आमतौर पे ये एक तरह से इस बाकी अगर हाइपोकैलेमिया को छोड़ दें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सेफ हैं देखा जाए तो, और उसी की वजह से आप जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनको जिनको काफ़ी क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, क्योंकि उनको मल्टीपल मेडिसिन रिजीम जारी होती है तो उसके साथ थायराइड डाययूरेटिक्स जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो बाकी सारी जो ड्रग्स हैं जैसे क्लोरोथायजाइड हो गई, बेंड्रोफ्लूजाइड हो गई और ट्राइक्लोरोथायजाइड हो गई, ये सारी वेजोडाइलेशन मेजरली कराती हैं, लेकिन डाययूरेटिक इफेक्ट भी है इनका। इसके अलावा इनका जो है वो लो कॉस्ट भी है, प्रूवन एंड ऑर्गन एफिकेसी। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यूजुअली ये करारी होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं थायराइड रिलेटेड ड्रग्स में आ जाती है क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड, मेटो मेटोक्लाजोन, ठीक है जी। अच्छा, नेट्री यूरेसिस जो है वो हो रही है क्लोरथैलिडोन में, और 24 टू 48 आवर्स तक जो है इसका इफेक्ट रहता है, यानी आप इसको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर सकते हैं। 6 टू 12 आवर्स वाली जो मेडिसिन होती हैं वो सुबह और शाम दी जा रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर दिन में एक मरतबा दी जा रही होती हैं, क्योंकि जो थायराइड्स हैं वो मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि थायराइड्स का मतलब कोई से भी डाययूरेटिक्स जो हैं अगर आप शाम के टाइम पे देते हैं तो वो पूरी रात पेशेंट जो है वो सो नहीं सकेगा, क्योंकि उसको यूरिन का जो वो होगा वो बढ़ जाता है। यूजुअली कहा यह जाता है, जैसे अगर हमारे घर में भी पेशेंट हैं जिनको थायराइड मिल रहा है तो डॉक्टर का कहना ये होता है कि हाँ, इनिशियल 4 घंटे जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं पेशेंट के दवा लेने के बाद, क्योंकि उसको बार बार यूरिन का जो है वो फ्लो हो रहा होता है, और वो चूंकि आप यूरिन का जो फ्लो है उसको रोक नहीं सकते वरना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो पेशेंट को कोशिश ये करें कि वो जो टाइम है जिसमें पेशेंट हाईली एक्टिव रहता है, जिसमें वो बहुत आराम से वॉशरूम आना जाना कर सकता है, तो ऐसे टाइम पे उसको दें, और उसके बाद के 4 घंटे के बाद इसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज होके 6 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, और बाकी का जो टाइम होगा वो पेशेंट का सुकून से गुजरेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो पेशेंट हैं जिनको दिया गया था तो वो उनके लिए काफ़ी न्यूसेंस हो गया था बार बार यूरिन पास करने के लिए। तो जब डॉक्टर को कंप्लेन की गई कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट वैसे भी वीक है, चलना फिरना महाल है और बार बार यूरिन का पैसेज हो रहा है, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि कोशिश ये करें कि कोई ऐसा टाइम हो जिस वक्त पेशेंट मतलब अवेक हैं, आराम से चल फिर के जा सकें, चक्कर वक्कर ना आए, नींद का कोई गलबा ना हो, तो उस टाइम पे पेशेंट को जो है वो ये ड्रग दे देना जो है वो सेफ है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि दोपहर के बाद ड्रग ना दी जाए, क्योंकि शाम तक फिर पेशेंट जो है वो बहुत बेहाल हो जाएंगे वॉशरूम जाते जाते, तो ये चीज़ का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर बाकी की तरह थायराइड रिलेटेड ड्रग्स को देखें तो इनके ज़रा जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी लंबे हैं, तो यानी ये हुआ कि मतलब ये जो मतलब ये पूरे दिन पेशेंट को जो है वो मसरूफ रखेगा, वॉशरूम जा रहे हैं आ रहे हैं, इस तरह की जो काम है वो होगा। फिर उसके अलावा इनके डिसएडवांटेजेस में हाइपोकैलेमिया, हाइपरयूरेसीमिया और हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, यानी अगर देखा जाए तो थायराइड और थायराइड रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स तकरीबन सेम है। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया जो है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए, तो उसके लिए भी अगेन वो यही कहा जाता है कि हर कम से कम हर 3 महीने में लैब रिपोर्ट्स जो है वो दोबारा से रिपीट करा ली जाएं ताकि पता चल जाए। पोटेशियम के लिए कहा जाता है कि अगर हार्ट फेलियर या एरिथमिया का पेशेंट है तो उसके लिए कहा जाता है कि इनकी लैब रिपोर्ट्स हर महीने या तो फिर एटलीस्ट 1.5 महीने के अंदर ज़रूर रिपीट करा लेनी चाहिए, ताकि पोटेशियम लेवल्स का और ये जो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं लाइक हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया वगैरह, इन सबको चेक किया जा सके और उनके लिए फिर लाइकवाइज मेडिसिन जो है वो दी जा सके। आमतौर पे जो बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको डायबिटिक्स जा रही होती हैं, वो यूजुअली उनको हाइपरटेंशन की वजह से जा रही हैं या हार्ट फेलियर में जा रही हैं या अंजाइना की पेशेंट्स हैं, यूजुअली उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी अब नॉर्मल होता है, तो कहीं ना कहीं उनको लिपिड लोअरिंग एजेंट साथ ही मिल रहे होते हैं।
वो एक सेफ चीज़ है, लेकिन फिर भी 6 महीने 7 महीने में लैब्स रिपोर्ट ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए, ताकि पता रहे कि पेशेंट की जो मेडिसिन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और किसी किस्म की किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी ड्रग है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देने की, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हाइपोकैलेमिया इसका जो है वो एक बहुत मेजर इशू है। एक सेकेंड अगर आप मुझे दें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे एक स्लाइड ऐड करनी थी, इसलिए मैंने आप 1 मिनट दें मुझे ज़रा सा। एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये ब्लैंक स्लाइड है तो इसलिए मैंने कहा मैं इस पे आपके सामने लिख सकूंगी। पोटेशियम का जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि पोटेशियम इज दी मेजर इंट्रा सेल्यूलर आयन। ठीक है जी, पोटेशियम इज द मेजर इंट्रा सेल्यूलर आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। तो इसका जो नॉर्मल जो क्वांटिटी बनती है वो है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड द सेल, जबकि बाहर जो है वो 5 मिली इक्विवेलेंट और जो रेंज है वो है 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आउटसाइड यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अच्छा, जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि चूंकि ये इतनी ही स्मॉल क्वांटिटी में है तो बहुत फेयरली बहुत ही क्लोज रेंज हो जाती है जिसके अंदर आपने इसको मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, अगर इससे कम गया यानी बिलो 3 गया तो हाइपोकैलेमिया, ग्रेटर देन 5 गया तो हाइपरकैलेमिया। बोथ हैव देयर ओन पर्क्स के मौजूद होना। हाइपोकैलेमिया खतरनाक किस तरह से हो सकता है कि पहले या हाइपरटेंशन का मरीज है या हार्ट फेलियर का मरीज है और पोटेशियम की डेफिशिएंसी जो है वो हार्ट के जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें एबनॉर्मैलिटीज कॉज करता है। एक्शन पोटेंशियल अभी पीछे पढ़ के बैठे हैं आपने, उसमें पोटेशियम की सिग्निफिकेंस देख ली होगी कि अगर आपकी पोटेशियम नहीं मौजूद है तो हार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं कर सकेगा ठीक से। ठीक है जी, तो वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है जिसके नतीजे में पेशेंट जो है वो एरिथमियाज में जा सकता है। ठीक है जी, अब एरिथमियाज काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो चीज है जो कि आपको ईसीजी में पता चलती है जिसके नतीजे में आपको पहला ख्याल पोटेशियम का आना चाहिए, दैट इज QT एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है जी, QT इंटरवल देखा है आपने, क्या था? PQ PQRST है ना, सॉरी ST एलिवेशन। ये जो जगह है ना, ये क्या जगह है आपको याद होना चाहिए कि ये वो जगह है जहाँ पे आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और उसके बाद जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम इसके बाद आता है तो ये जो जगह है यहाँ पे ST एलिवेशन हो जाती है और ये जो है आपको बता रहा होता है, यानी ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो देखना पड़ेगा कि ये जो से फॉर एग्जांपल ये आया, ये एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब अगर ये आगे पीछे हो रहा है तो ये अगर आगे पीछे हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो है ना ये जो हिस्सा है जो ये अगर अपनी लेवल से ऊपर की तरफ चला गया, इस तरफ आ गया, तो इसको कहते हैं ST एलिवेशन। और ये यूजुअली कब आता है? जब आपका हाइपोकैलेमिया हुआ हो और ये खासा जो है वो खतरनाक हो सकता है। अगेन हार्ट चूंकि इतना ज़्यादा पोटेशियम के ऊपर बेयर कर रहा है तो ग्रेट हाइपरकैलेमिया के भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है। इन एडिशन टू बहुत सारे और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि हाइपरकैलेमिया की वजह से पूरी बॉडी में इफेक्ट्स नजर आते हैं। हार्ट से रिलेटेड इफेक्ट जो है वो ST एलिवेशन है और वो खासा खतरनाक हो सकता है और इसमें अच्छी खासी यानी ये हाइपोकैलेमिया का एक मार्क सिम्टम है
और इसमें पेशेंट को जब तक पोटेशियम सप्लीमेंटेशन ना दी जाए तो पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मसला क्या है कि पोटेशियम सप्लीमेंटेशन आप एक पेशेंट को जिसको आपने ओपीडी पे फॉलोअप के लिए बुला रखा है, उसको जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा कि पोटेशियम की मेंटेनेंस करना। तो आपने हॉस्पिटल में रहते हुए तो उसको खाली डायरेटिक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी वजह से, और साथ में आप पोटेशियम का मेंटेनेंस थेरेपी दे रहे थे। लेकिन जब आप पेशेंट को घर भेज रहे हैं और पेशेंट घर पे मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे उसके लिए जो है वो फिर आपके यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंस आ जाती है वो आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स की आ जाती है कि आप थायराइड डायरेटिक्स के साथ मिला के पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दे रहे होते हैं, ताकि जो है वो पेशेंट जो है वो उसका पोटेशियम लेवल जो है वो फेयरली नॉर्मल रेंज में रहे। साथ में पेशेंट को कहा जाता है कि वो दिन में कम से कम मतलब दिन में या हर दूसरे दिन करके बनानास खा सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डेट्स ले सकते हैं, क्योंकि जो रिचेस्ट जो अगर आपने नोट करें तो जो रिचेस्ट आपके पास जो कंपोनेंट है पोटेशियम का जो कंपोनेंट है वो डेट्स और बनाना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पेशेंट कैन ईट बनानास एंड डेट्स एज वेल। अगेन वही वाली बात है, मैंने अपने डॉक्टर से जब हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जब मैंने कहा कि पेशेंट को बनानास बहुत पसंद है और वो बहुत खाती हैं, तो क्या पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स गड़बड़ तो नहीं करेंगे? तो उन्होंने ये पूछा कि 1 दर्जन खा लेती हैं क्या, यानी 12 बनानास एक वक्त में खा लेती हैं क्या? मैंने कहा नहीं, अब इतना तो कोई भी नहीं नॉर्मल आदमी खा सकता। तो 2 खा लिया या 3 खा लिया। तो उन्होंने यही कहा कि आप 2 केले खा सकते हैं। यानी अगर हम पेशेंट के हवाले से बात करें, आपने आगे जाके पेशेंट्स के साथ डील करना है, तो यू कैन टेल देम कि हाँ जी 2 केले पर डे इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर आप पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ले रहे हैं तो 2 केले से ऊपर जरा सोच समझ के खाएंगे कि 24 घंटे में 2 केले खा सकते हैं या 2 खजूर खा सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे ये पता चला, जो मुझे एक और पेशेंट का मैं प्रोफाइल देख रही थी तो उसमें मुझे ये पता चला कि हाँ डॉक्टर्स जो हैं वो कोकोनट जो वाटर होता है वो भी सजेस्ट करते हैं पोटेशियम के लिए। तो ये भी एक और एडिशनल सप्लीमेंटेशन हो सकता है कि अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है और आप पेशेंट को डाइट से मेंटेन करवाना चाह रहे हैं, तो जो 2-3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसमें बनाना आ जाता है। तो बनानास, आप पेशेंट को अगर घर में पोटेशियम लेवल्स मेंटेन करवाना चाह रहे हैं तो बनानास, डेट्स और उसके अलावा कोकोनट वाटर भी आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो मतलब पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन उसको आपने बहुत मेंटेनेंस के साथ लेना है। और इसी में अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स चल रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉशियसली इन तमाम चीज़ों को खाना होगा, क्योंकि ये जो है ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ तो ये हाइपरकैलेमिया की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपके जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन रुक रही है किडनी से और साथ में जो है वो आप पोटेशियम जो है वो इंजेस्ट भी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पोटेशियम को स्पेयर करता है, नाइट्रोयूरेसिस कराता है। जो डिसएडवांटेज है इसकी वो है गायनिकोमेजिया, यानी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ये काम कराता है। और फीमेल पेशेंट्स के लिए इतना ऐसे जितना तकलीफदेह नहीं होती है ये चीज़, लेकिन मेल पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है कि बिकॉज इट ग्रोज द ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ मेल लाइक सेम लाइक एज फीमेल्स, तो वो काफ़ी पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसको बहुत ही मतलब ये नहीं है कि जी आपने बहुत अरसे तक के लिए पेशेंट से फॉलोअप नहीं करवाया और बहुत मसला हो जाएगा। यूजुअली कहा यह जाता है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो इस तरह के मेडिकेशंस पर हैं, वैसे तो डॉक्टर के बुलाने पे जब भी बुलाए 15 दिन में, 10 दिन में या महीने में बुलाए, लेकिन यूजुअली डॉक्टर्स जो हैं वो हर 6 मंथ्स पे अगर स्टेबल हो गया है पेशेंट तो हर 6 मंथ्स का एक फॉलोअप रख रहे होते हैं। तो वो फॉलोअप जो है वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अनकंट्रोल्ड अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप बहुत सारे चेंजेस अपने बॉडी में होते हुए महसूस ना कर सकें, जो डॉक्टर को बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन के उसको मालूम है तो वो उसको बता देगा। डॉक्टर से मुराद क्या है कि वो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें ऑब्वियसली सारे लोग आ जाते हैं।
अच्छा, हाइपोटेंशन इसका अपना भी है, पोटेशियम का हाइपोटेंसिव इफेक्ट भी है, और जो कि और उसके अलावा जो है ये फिर अपना जो है वो ब्लड फॉल कराता, ब्लड लेवल या ब्लड वॉल्यूम फॉल कराता है, तो उससे भी हाइपोटेंसिव इफेक्ट आ सकता है। इसका जो फायदा है वो ये है कि यूरिक एसिड, लिपिड और ग्लूकोज के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है, जो कि थायराइड डायबिटिक्स में आपने देखा था। तो ये अगेन उस हवाले से ये सेफ ड्रग है, तो डायबिटिक की जो पेशेंट्स हैं उनको ये दी जा सकती है मेडिसिन। इसके अलावा जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हाइपरकैलीमिया ये कॉज करेगा। इसका डिसएडवांटेज जो है वो, चूंकि पोटेशियम स्पेयरिंग है तो हाइपरकैलीमिया हो सकता है, और फूड इंटरेक्शन जैसे अगर होता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो वो भी फिर ऑब्वियसली हाइपरकैलीमिया जो है वो कॉज कराएगा, जो कि अभी मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। तो यूजुअली ये जो सिचुएशन है ये फूड ड्रग इंटरेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी, तो इसको जरूर नोटिस में रखिएगा। थर्ड जो कैटेगरी है जो कि हाइपरटेंशन की कंट्रोल के लिए दी जाती है वो है लूप डायूरेटिक्स। अच्छा जी, लूप डायूरेटिक्स के हवाले से जो हम अभी जो रिसेंट मेरे डॉक्टर्स के साथ जो कंसल्टेशन हुआ है और काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी है और नेट पे भी सर्च किया, तो लूप डायूरेटिक्स बेसिकली आर गिवन आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स व्हेन 3 कंडीशंस आर प्रेजेंट। इसको जो है हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 3 कंडीशंस में जो है वो यूजुअली लूप डायूरेटिक्स जो है वो ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं। नंबर 1 हार्ट फेलियर, नंबर 2 किडनी फेलियर, एंड नंबर 3 लिवर फेलियर। ठीक है जी, ये कंडीशंस में फर्स्ट चॉइस टू डिक्रीज एनएसआर का, क्योंकि तीनों कंडीशन एनएसआर का करती, तो वो तीनों कंडीशन में एनएसआर का को डिक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यूजुअली उसी की वजह से बढ़ा हुआ है। तो एनएसआर का को डिक्रीज करना है। एनएसआर का डिक्रीज करने के लिए जो है आप जो है वो लूप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। लूप डायूरेटिक्स काम कहाँ पे करते हैं, जो आपका जो लूप ऑफ हेनले है बेसिकली वहां पे ये काम करते हैं, और लूप ऑफ हेनले के अंदर अगेन वही नाइट्रोयूरेसिस का जो प्रोसेस है वो कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो दिया हुआ है नाइट्रोयूरेसिस, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और इथाक्राइनिक एसिड। पोटेंट डायूरेटिक है, हाइपोकैलीमिया कॉज करता है, अगेन यूरिक एसिड के ऊपर और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इसका अपना इफेक्ट है। डायूरेसिस काफी अच्छी करता है, लेकिन इसका अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि लूप डायूरेटिक्स का अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट नहीं है, जैसा कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी जो याद रखने वाली है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसमें ये है कि यूजुअली वो तमाम लोगों में, अच्छा ये इन्होंने मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये इन्होंने जो रिसर्च की है, जिन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया, ये मेटा एनालिसिस है। मेटा एनालिसिस ये होता है कि बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें से जो डाटा है उसको निकाल के उसके ऊपर स्टैट्स लगा के आप देख रहे होते हैं कि क्या आ रहा है। तो इन्होंने ये देखने की कोशिश की है कि कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं या क्या क्या चीजें हैं जिसमें डायूरेटिक्स के इस्तेमाल से, जो हार्ट की डिजीजेज हैं डिफरेंट काइंड की, उनमें डायूरेटिक्स के इस्तेमाल से बेहतरी है या नहीं है, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये तमाम चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको सिर्फ पहले वाले जो 2 एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बाकी का डाटा पढ़ना खुद ही से समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्ट्रोक के जो मरीज हैं। स्ट्रोक का मतलब क्या है कि आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें हेमरेज हो गया है, जिसके नतीजे में ब्रेन का वो जो स्पेसिफिक टिश्यू है जहाँ पे हेमरेज हुआ है वहां पर ब्लड सप्लाई रुक गई है। स्ट्रोक जो होता है, हेमरेज जो होता है वो कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो जो आपकी जो माइनर वेसल्स तक जाता है, तो उनमें चूंकि वॉल पतली होती है तो वहां पे वो इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाती और ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती हैं। बेसिकली स्ट्रोक फिर अगर ब्रेन के अंदर इस तरह से कोई भी काम होता है कि जिसमें ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो रही हैं, तो जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि जो लोकल एरिया होता है जहाँ पे बर्स्टिंग हुई है और उस जगह की ब्लड सप्लाई रुक जाती है।
जाती है। अब जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती है, तो वो जगह पे जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। अब न्यूरॉन्स आपको पता है कि हर जो न्यूरॉन का जो पोर्शन है वो किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो से फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पर जो है वो मतलब ब्लड सप्लाई रुकी है जो कि आपकी लिम्स को हैंडल कर रहा था, तो क्या होगा कि आपकी लिम्स जो है वो मूव करना छोड़ देंगी। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ कि लिम्स का पैरालिसिस हो गया। सो बेसिकली जो पैरालिसिस का अटैक होता है वो स्ट्रोक की वजह से होता है, और पीछे ये बैकग्राउंड है। अब स्ट्रोक हर एक का डिफरेंट हो सकता है, अगेन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कि किस जगह पे ब्लीडिंग हुई और कहाँ पे हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे होता है कि चूंकि स्ट्रोक का जो पीछे, अगर अब हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं कि जो डिजीज होती है हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि हमें पहले तो कॉज पता चल जाए कि वो डिजीज जो है उसका कॉज क्या है। कॉज को अगर आप ट्रीट करते हैं तो डिजीज जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो पेशेंट हैं, अच्छा जी, तो आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनका आपको करना ये होता है कि आपको पहले ये चेक करना होता है कि उनको किस जगह का स्ट्रोक हुआ है और वो क्या हुआ है। लेकिन पीछे ऑब्वियसली चूंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ब्लड प्रेशर को अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं चल सकेगा। अब क्या हुआ, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनके अंदर डायूरेटिक के यूज जो है, हाई डोज और लो डोज को उन्होंने लिया है, उनको आपस में कंपेयर करके देखा है। तो वो स्टडीज जिनमें हाई डोज डायूरेटिक्स इस्तेमाल हुए थे वो 9 स्टडीज थी, और वो स्टडीज जिनमें लो डोज डायूरेटिक्स इस्तेमाल हुए थे किसी भी और मेडिसिन के साथ इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, वो 4 थी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने इवेंट्स क्या रखे थे कि एक्टिव पेशेंट्स 88, कंट्रोल इसके साथ यानी वो जिनको डिजीज नहीं थी या वो जिनको कोई और मेडिसिन दी गई या व्हाटएवर, वो अगेन हर इंडिविजुअल स्टडी का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। कंट्रोल ट्री एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब ये है कि जी वो ड्रग जो कि ऑब्वियसली से फॉर एग्जांपल हाई डोज की डायूरेटिक है तो वो एक्टिव हो गई, और उसके साथ जो भी ड्रग कंपैरिजन के तौर पे ली होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। तो 88 एक्टिव और 232 कंट्रोल पेशेंट्स, इस तरह से करके उन्होंने इवेंट्स बनाए हैं। इसी तरह लो डोज डायूरेटिक की जो 4 स्टडीज हुई थी, 191 एक्टिव थे और 347 जो थे वो कंट्रोल्स थे। जो रिस्क आया है स्ट्रोक का हाई डोज डायूरेटिक्स में वो है 0.59 यानी 0.49 यानी 0.5% का रिस्क है। ठीक है जी। डायूरेटिक्स जो लो डोज डायूरेटिक्स दिए जाते हैं तो ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में स्ट्रोक का चांस जो है वो 0.66 है, यानी इसको अगर आप राउंड फिगर में करें तो 0.7%। तो अगर आप देख लो तो 5% और 7% में फर्क है। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब यानी हाई डोज डायूरेटिक्स देंगे तो जो स्ट्रोक की चांसेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू वो ड्रग्स जो कि लो डोज की डायूरेटिक्स हैं वो देने में। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें तो जो हाई डोज डायूरेटिक्स और लो डोज डायूरेटिक्स कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए अगर बात करते हैं, नंबर ये डिटेल्स आपको बता दी मैंने। तो जो हाई डोज में कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो है 1% ऑलमोस्ट, इसको हम 10% कर सकते हैं, और ये 0.72 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 7.2%। यानी जो है लो डोज डायूरेटिक्स जो हैं उनमें इनका कहना है कि रिस्क कम है एज कम्पेयर टू हाई डोज डायूरेटिक्स। लेकिन यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे इतना रिलाई इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप देखो कि हाई डोज डायूरेटिक्स वाले जो ट्रायल्स हैं वो 11 हुए हैं, जबकि लो डोज डायूरेटिक्स वाले ट्रायल्स बहुत कम हुए। इसका भी एक रीजन हो सकता है कि आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर तो दोनों तरफ 11-11 ट्रायल्स होते और फिर अगर इस तरह का रिजल्ट आता तो हम इसको थोड़ा सा ऑथेंटिक मान सकते थे, थोड़ा सा आगे पीछे इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस जो हैं वो हाई डोज डायूरेटिक्स में बहुत कम है। अगर आप देखें यहाँ पे 1.7% बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे 6% बन रहे हैं, तो बहुत फर्क है। हालांकि नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बहुत ज्यादा हुए, इसके बावजूद भी बहुत डिफरेंस है। टोटल मोर्टेलिटी हाई डोज डायूरेटिक्स में और लो डोज डायूरेटिक्स में ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अगेन ट्रायल्स का जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी यानी टोटल मोर्टेलिटी से मुराद है किसी भी रीजन से जो डेथ हो रही है उसकी। कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी की जगह हम बात करते हैं कि सिर्फ हार्ट के मसाइल की वजह से जो डेथ हो रही है तो वो भी तकरीबन बराबर आ रहा है। सो यहाँ पे ऐसे अगर आप देखें तो इसको कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि जो हाई डोज डायूरेटिक्स
डायरेटिक्स हैं, दे आर वेरी मच इफेक्टिव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन बाकी चीजों पे ऐसा जितना को खास फर्क, हाँ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने से रोकने में डायूरेटिक्स का, और वो भी हाई डोज डायूरेटिक्स का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आप देखिए 1% रिस्क आ रहा है इसमें, जबकि यहाँ पे 6% रिस्क आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को पढ़ा जाएगा। इसके बाद फिर आपके पास अगर डायरेटिक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, जो कि हम बात कर चुके हैं। ये मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिनकी हम बात करें, लेकिन जो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूरोसमाइड जो है उसको अगर आप देखें ओटोटॉक्सिसिटी कराती है, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो गायनिकोमेजिया और गैलेक्टोरिया, ये दो चीज़ें काफी ट्रबलसम हो सकती हैं। किस तरह से, अब देखो गायनिकोमेजिया का जैसे मैंने आपको बताया कि मर्दों में काफी ट्रबलसम हो सकती है, लेकिन गैलेक्टोरिया बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। गैलेक्टोरिया मींस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, ठीक है जी। सो अब वो गैलेक्टोरिया है, अब वो यूजुअली गायनिकोमेजिया के साथ रिलेट करके होता है कि यानी जब ओवर एक्टिविटी या मतलब ब्रेस्ट टिश्यू में ग्रोथ हुई है तो साथ में मिल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। अब ये जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि गैलेक्टोरिया मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ एक मखसूस टाइम पे हो सकती है, और बाकी टाइम पे फीमेल्स के लिए भी जो है वो काफी ट्रबलसम हो सकती है। मेल्स के लिए तो मतलब बात ही फजूल है कि बोला जाए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एसिटाजोलामाइड के हवाले से बात करते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकती है, जो कि अगेन एक काफी बड़ा जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि काफी डैमेज कॉज कर देता है पेशेंट्स के अंदर। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है वो हाइपरकैलेमिया करती हैं, और फिर जाहिर सी बात है जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं हाइपरकैलेमिया के वो काफी ज्यादा ट्रबलसम हो सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की पॉइंट्स आप जो है प्रेजेंटेशन में आपको दूंगी तो आप इसमें देख लीजिएगा। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर देखने वाली वो ये है कि कॉस्ट लो डोज थायराइड डायूरेटिक्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। लूप डायरेटिक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रीनल इम्पेयरमेंट या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए रखना चाहिए। ओके जी। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि डायमेक को सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का मतलब है इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मेल के अंदर ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मार्क्ड हो जाती है, क्योंकि स्पर्म डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि एक फेयरली परमानेंट डिसऑर्डर बन सकता है किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसको जरूर देखना जरूरी है। और ऐसी ड्रग्स कोशिश करें कि जो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स हैं, यानी वो ऐसी एज में हैं जिसमें वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या हो सकते हैं, तो वो उनको ये ड्रग देने में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और कंटिन्यूसली इनका जो है वो कहा जाता है कि जी रीचेक कंटिन्यूसली उनकी कराते रहें कि जी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ। स्पर्म काउंट चेक करते रहना चाहिए। साल में 3 मरतबा इनका जो है रेगुलर जो है वो टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के नतीजे में इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। ये देखना बहुत जरूरी है। सेफ, अच्छा डायबिटीज में सेफ है, लेकिन ब्रिटल डायबिटीज ऑल्टरनेटिव हाइपरटेंसिव एजेंट्स में भी यूज। ब्रिटल डायबिटीज के हवाले से जब मैंने बात की, एक नई टर्मिनोलॉजी निकली है जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होती है, कि वो पेशेंट्स जो कि अपने डायबिटीज को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उनका जो शुगर लेवल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए चला जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ सेवरल मेडिकेशंस दैट हैव बीन एडेड टू देयर ट्रीटमेंट रिजीम, उसके बावजूद भी वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें डायूरेटिक्स जो हैं वो अगर उनको हाइपरटेंशन भी है तो डायूरेटिक्स अवॉइड करना चाहिए। उनको जो है वो फिर आप ऑल्टरनेटिव जो आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं उनकी तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये वो तमाम मेडिकेशंस हैं जो यूजुअली इस्तेमाल हो रही होती हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पे सेंट्रल से मुराद क्या है? सेंट्रल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सेंट्रल कैटेकोलामीन्स के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। कैटेकोलामीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बात हो रही है कि इनका जो इफेक्ट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या पड़ रहा है उसके हवाले से बात हो रही है। डायूरेटिक्स जो है वो कैटेकोलामीन्स का जो रिलीज है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है जी। और पेरिफेरल इफेक्ट जो है वो इनका नॉन मॉडिफाइड है, ठीक है। अच्छा,
ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन भी लिख दिया था, और जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि कौन कौन सी कंडीशंस में इनको यूज करना चाहिए वो भी आपके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। लाइक लूप डायूरेटिक्स जो है वो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं और सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। थायराइड डायरेटिक्स जो है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, और वाटर को रिटेन करते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है जी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को रोकते हैं, वाटर को उसको। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो हैं वो पोटेशियम का लॉस किए बगैर जो है वो नाइट्रोयूरेसिस कराते हैं। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं इनका काम क्या है कि एक मैकेनिज्म है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्ट होते हैं बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में। इस प्रोसेस को ये रोकते हैं। और इस प्रोसेस के साथ सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो किस तरह से रुकती है कि सोडियम और हाइड्रोजन जो हैं वो एक्सचेंज में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो इस प्रोसेस को ये रोकता है। ये पूरी इनकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। जो अगला जो ग्रुप है ड्रग्स का वो हम पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें से अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह इसके हवाले से जो हमारा जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम डिस्कस भी कर लेंगे। Thank you so much for being with me. Allah Hafiz.